एनसीईआरटी का एक एक शब्द साइंस के लिए बहुत जरूरी होता है। हर हफ्ते के एंड में जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करें। मैथ्स के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आरडी शर्मा वगैरह लेने की जरूरत है। तुमने क्या, कब, कैसे किया? बाकी सर हैंड राइटिंग का तो अब हम कुछ ठीक है। कर नहीं सकते, जो है हाँ। वही होती है। मेरी भी हैंड राइटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं। पेपर। अरे बड़ा अच्छा लगा। तो हाँ। थैंक कब यू मिल रहे सर। हैं फिर हम? मिलेंगे सर जरूर अरे में तो जल्दी। मेरे पास दो क्विक क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये, अगर एक स्टूडेंट जिसको साइंस नहीं आती समझ में, हाँ आपके तो फुल मार्क्स आए हैं, तो उसे फुल मार्क्स लाने के लिए क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? सर, फुल मार्क्स लाने के लिए मैं कहूंगा पहली चीज डे वन से शुरू करें, कुछ भी हो जाए। हम्म। 1-2 घंटे ही पढ़ रहा हो शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ाते जाए, लेकिन डे वन से शुरू करें, बैठना है हम्म। उसको। साइंस के लिए सर डेली पढ़ाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरी चीज, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बोले, ये बुक हम्म। करनी है, मैं ये बुक कर रहा हूँ, इसमें बहुत एक्स्ट्रा है, ये वो, एनसीईआरटी पढ़ते रहे। एनसीईआरटी का एक एक शब्द साइंस के लिए बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी। अभी पिछले 2 साल से तो देख रहे हैं सर, साइंस में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते, डायरेक्ट भी नहीं पूछते। तो हम्म। इसके लिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना और उसको रिवाइज करना और उसकी एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसे सैटरडे संडे रिवाइज करो। अगर समझो आज कोई मैंने टॉपिक पढ़ा है, समझो आज मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा है या लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, और फिर 1-2 महीने बाद उसे रिवाइज कर रहा हूँ, तो 90 to 95% चीजें भूल गए होगे, फिर फायदा नहीं, फिर से तुम्हें पॉइंट 1 से शुरू करना होगा। इसलिए हर हफ्ते के एंड में जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करें। और एंड में बोर्ड एग्जाम के 1-2 महीने पहले कोई अगर एक्स्ट्रा बुक है छोटी सी, समझो ओसवाल की आपको रेफरेंस बुक लेनी है, मैं पर्सनली ओसवाल की रेफरेंस बुक रेकमेंड करता हूँ किसी को भी, लेकिन कोई भी बुक चलते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। एजुकार्ट की लेना चाहते वो ले सकते, अरिहंत की ले सकते। उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एकदम इच्छा हो रही है, तो फिर वो ले सकते हैं, लेकिन कब, जब एनसीईआरटी पूरी अच्छे तरीके से हो गई हो। वरना मैं तो रेकमेंड करूंगा बोर्ड एग्जाम तक एनसीईआरटी छोड़ के कुछ ना करें, और जनवरी में फिर सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगा सकता है साइमल्टेनियसली, तो ये जनवरी में कर सकता है अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी रिवीजन। तो इससे सर अच्छे मार्क्स आने चाहिए स्टूडेंट के। तो ये एस चंद, लक्ष्मी सिंह, ये सब नहीं करनी? वॉइस एको हो रही है क्या? कर सकते हैं सर, अगर पर एनसीईआरटी का सिलेबस होने के बाद, एनसीईआरटी का सिलेबस होने के बाद आप कोई भी बुक कर रहे हो, इट इज जस्ट योर आपने एडिशनल आपने कोई इन्फॉर्मेशन। आपने कोई यूज करी थी? नहीं, मैंने एसचांद वगैरह, मैंने तो ओसवाल की रेफरेंस बुक यूज करी थी। तो फिर आप तो प्रूफ हो गए ना कि बस एक एनसीईआरटी यूज करो, सैंपल पेपर करो, उतने से काम हो जाता है। यस सर, उतने से काम डेफिनेटली हो जाता है सर, मैं मानता हूँ। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, मैथ्स में आपने 100/100 स्कोर करे, तो इसके लिए कौन कौन सी रेफरेंस बुक और कब कब करनी चाहिए, और या फिर कौन कौन सी बुक्स सर, और कब कब करनी चाहिए? शुरुआत में तो मैथ्स के मैं कहूंगा, मैं पर्सनली जो फॉलो करता था, डेली सर, पहले 3-4 महीने में तो मैं 10 क्वेश्चंस डेली करता था, बस मैथ्स के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, 10 क्वेश्चन डेली करता था एनसीईआरटी में से। ठीक है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे स्कूल में भी, आजू बाजू में भी, और मैं देखता था, एनसीईआरटी को इग्नोर करते। एनसीईआरटी तो आसान है, एनसीईआरटी का तो कुछ है ही नहीं, हम एग्जाम्पलर करेंगे, हम आरडी शर्मा लगाएंगे, हम ये वो। पर एनसीईआरटी फाइनली जब एग्जाम का पेपर आया, सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि ये तो भाई एनसीईआरटी के लेवल का ही पेपर था। तो इसलिए एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए, और जो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पे गोला बना के रखो, तो बाद में जब रिवीजन को आओ तो पता रहे कि भाई यही क्वेश्चन करने हैं, यही क्वेश्चन रिवाइज। तो शुरुआत में तो मैं कहूंगा कि नवंबर दिसंबर तक आपके एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे 2-3 बार करो। फिर दिसंबर तक अगर आपको लगता है कि बाबा मेरे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हो जाता है, उससे सिमिलर उसी लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, फिर उसके बाद आई वुड से आप एग्जाम्पलर पे जा सकते हो। एग्जाम्पलर का भी मैं कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन करना जरूरी नहीं होता। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बता के रखा था कि इन इन चैप्टर्स के ये जो क्वेश्चन है ये तो कर ले एग्जाम्पलर के, तो मैं वो क्वेश्चंस कर दिया। तो आई वुड से एग्जाम्पलर के, आप ऑनलाइन भी जाओगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको बताते कि एग्जाम्पलर की ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने चैनल पे बताते लेते रहते हो क्वेश्चन, तो एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, और फिर सैंपल पेपर पे आ जाओ। मैथ्स के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आरडी शर्मा वगैरह लेने की जरूरत है, मुझे भी जरूरत कभी फील नहीं हुई। और
एक आध क्वेश्चन अगर टफ आ भी गया, जिस स्टूडेंट ने एनसीईआरटी अच्छे से किए, जिस स्टूडेंट ने एग्जाम्पलर के टफ क्वेश्चंस किए हैं, ऑनलाइन वीडियोस से क्वेश्चंस किए और डेली प्रैक्टिस है जिसकी मैथ्स की, वो बोर्ड एग्जाम के टफ क्वेश्चंस भी कर लेगा। एग्जैक्टली, ठीक है। सही है। सिमिलरली मैं सोशल साइंस में आपसे ये जानना आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं सर, आ रही है प्रॉपर। तो सिमिलरली मैं सोशल साइंस के लिए तुमसे ये समझना चाहूंगा, मुझे बस 3 स्टेप में बताओ कि तुमने क्या, कब, कैसे किया, तो वो एक पूरा फ्लो बता दो। सर सोशल साइंस में झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट था ग्रेड 10 में आने से पहले। फिर आपके वीडियोस मिले तो मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो पहले तो सर मैं कहूंगा सोशल साइंस के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो है एनसीईआरटी का। अगेन जैसे मैंने दोनों सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का एक एक शब्द याद रखना, इंक्लूडिंग जो बॉक्स में चीजें दी होती है, डू यू नो, ये वो जो फोटोज होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री के लिए स्पेशली इमेज बेस्ड क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहे हैं और अगले साल से तो और बढ़ सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इन चीजों पे फोकस। तो मैं कहता हूँ शुरू से ही जो भी अभी जैसे हिस्ट्री के लिए, सोशल साइंस के लिए थोड़ा सा सर हमें सोचना पड़ता है कि कौन से चैप्टर्स टफ है। जैसे अभी हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, प्रिंट कल्चर हो गया, ये सर थोड़े टफ टॉपिक्स होते हैं, थोड़े से लेंदी टॉपिक्स होते हैं। तो हर स्टूडेंट को मार्क करना चाहिए कि ये टॉपिक्स उसके लिए लेंदी है। हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होता। जैसे मुझे नेशनलिज्म इन इंडिया काफी आसान टॉपिक लगा, काफी इतना लेंदी नहीं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को वो टॉपिक मुश्किल। तो हर स्टूडेंट को सोशल साइंस के लिए स्पेशली मार्क करना चाहिए कि हाँ बाबा, ज्योग्राफी में मुझे ये 2 चैप्टर्स में डिफिकल्टी होती है, इसके आंसर्स मुझसे याद नहीं होते, इसके जो डेट्स है वो मुझसे हो नहीं पा रहे, मैप वर्क में इश्यूज आ रहे। तो ऐसे ऐसे जो भी टॉपिक्स है, जो भी चैप्टर्स है, उसको मार्क कर लो। फिर उन चैप्टर्स के स्पेशल नोट्स बनाना चालू कर दो कि बाबा समझो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाना चालू कर दो। नेशनलिज्म इन इंडिया उसके नोट्स। बाकी दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने नोट्स इतने ना बनाए, लेकिन सोशल साइंस के लिए मैं पक्का बनाता था नोट्स की हर चैप्टर का प्रॉपर एक एक चीज नोटबुक में लिखता था। ये जरूरी है, आप लिखोगे तो आपको इजीली याद रहेंगे। तो ये चीज आपको करनी है कब तक, नवंबर तक ये मैं करता था। जो जो टफ टॉपिक्स होते थे उस पे मैं फोकस, क्योंकि जो टफ टॉपिक्स होते हैं सोशल साइंस के वो मैंने नोटिस किया है जनवरी फरवरी में आके कभी भी प्रॉपरली नहीं हो पाते, कुछ तो छूट ही जाता है। मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला था कि नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म, ये जो टफ टॉपिक्स है पहले ही कर ले, बाद में जाके तुझे इसकी डेट्स वगैरह याद नहीं होने वाले उस प्रेशर में। तो इसलिए ये जो टफ टॉपिक्स है इन पर नवंबर तक फोकस होना चाहिए पूरी तरीके से। इसके नोट्स बना रहे हैं, इसके रिवीजन कर रहे हैं, चाहे तो इसके 1 शॉट वीडियोस देख रहे हैं, सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। फिर नवंबर के बाद, नवंबर तक ज्यादातर स्कूल्स में पूरा सिलेबस हो जाता है। फिर नवंबर के बाद जो जो भी इजी टॉपिक्स थे, इजी पोर्शन था, उस पे भी टेस्ट हो ही जाती है हर स्कूल में। मुझे लगता है नवंबर तक दूसरी या तीसरी पीरियोडिक टेस्ट हो जाती है, तो उस पे भी आपने टेस्ट दी। तो जो आसान टॉपिक्स है उस पे आप नवंबर के साथ फोकस कर सकते हो, क्योंकि अब आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स तो सब खत्म हो गए, उस पे आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। तो आप नवंबर से आगे आप थोड़ा सा इजी टॉपिक्स को फोकस कर सकते हो, उसके आसान आसान चीजें होती है, छोटे मोटे डेट्स होते हैं। वो हो गया कि फिर आप जनवरी फरवरी में आते हो। एम होना चाहिए हर स्टूडेंट का कि जनवरी के लास्ट वीक तक सोशल साइंस का सिलेबस हो जाना चाहिए, फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाना चाहिए, 1 से 2 बार रिवीजन के साथ। तभी फिर सोशल साइंस में आप 100 बता 100, 99 ला सकते हो। मेरे स्कूल में जो भी 99 और 100 के स्टूडेंट्स थे सोशल साइंस में, उन सभी का सिलेबस जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक तक अच्छे से हो गया था। तो ये फोकस होना चाहिए कि नवंबर तक टफ टॉपिक्स जो है वो आपके अच्छे से नोट्स बनाने के साथ हो जाने चाहिए, और जनवरी फरवरी तक आपका पूरा इजी टॉपिक्स भी कंप्लीट। फिर उसके बाद जब आप रिवीजन पे, मेन रिवीजन पे, इससे पहले भी आपकी 1-2 रिवीजन हो जानी चाहिए, लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन पे आते तो उसके लिए मैं एक रेकमेंड करता हूँ कि हिस्ट्री की डेट्स याद रखने में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मुझे भी शुरुआत में होती थी। तो हर चैप्टर के जब आप पढ़ रहे हो, स्पेशली हिस्ट्री में बहुत डेट्स होती है, तो हर चैप्टर के नोट्स बनाते हुए आप स्पेशली डेट्स के लिए एक अलग नोट्स बनाओ, जिसमें आप क्रोनोलॉजिकली डेट्स लिखो कि ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई। ये सब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर चैप्टर्स के डेट्स अगर आप लिखते जाओगे तो फाइनल रिवीजन के समय आपको बहुत हेल्प हुई।
होगी। फिर ज्योग्राफी के लिए आपको जगह याद रखना टफ हो जाता है, जैसे एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टेट्स के नाम थे ये वो, तो उसके लिए भी सेम थिंग, उस चैप्टर के आपको नोट्स लिखते हुए स्पेशली प्लेसेस के नाम लिखते रहने और उसको फिर फाइनल रिवीजन के समय पे याद करना। और सैंपल पेपर्स मैं कहूंगा सर कि 6 से 7 सैंपल पेपर्स आपको अच्छे से लगाने हो जाएगा सोशल साइंस। ठीक है, नहीं, एक पूरा रोड मैप दे दिया आपने। ठीक है। तो आई गेस एक एक बस मेरे को एक आखिरी सवाल पूछना है, एक सिंपल सा yes, मेरे को बताना, एक ऐसी टिप बताओ जो कि पेपर प्रेजेंटेशन की हो, जो कि आपके लिए गेम चेंजिंग थी, आपको लगा कि यार मेरे मार्क्स जो आए, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो आप Right, एक sir, ऐसी बिल्कुल। टेक्निक बताओ जो आपने फॉलो करी जिससे कि आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स हाँ अच्छे आ गए। सर पेपर प्रेजेंटेशन में मैंने 2 चीजें की, एक तो हर क्वेश्चन होने आंसर होने के बाद लाइन खींचनी है, ये जरूरी है, और ठीक है। आपके आंसर में जो जो भी मेन पॉइंट्स है उसको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। बाकी सर हैंड राइटिंग का तो अब हम कुछ ठीक है। कर नहीं सकते, जो है वही होती है, मेरी भी हैंड राइटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं। पेपर प्रेजेंटेशन में ये 2 चीजें करता है, एक तो स्पेशियस लिखो, बहुत बच्चे क्या एकदम कम कम लिखते हैं, छोटी हैंड राइटिंग में लिखते, तो ये मत करो, लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, 2 शब्दों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, जो भी मेन मेन आपके पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करनी चाहिए। और अगर प्रॉपर ही प्लान हुआ तो मेरा ऐसा रहता था कि 5 मार्क का क्वेश्चन 1 से 2 पेजेस में, 4 या 3 मार्क का क्वेश्चन आधे या 3/4 पेज में, और 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन उसमें सिर्फ कीवर्ड्स को सिग्निफिकेंस देता था। ठीक है। तो ऐसा मैंने प्रॉपर स्पेस भी प्लान किया था। तो इन शॉर्ट मैं ये समझाऊं कि पहला है कि राइटिंग ज्यादा मैटर नहीं करती, स्पेस ओपन करके रखो और हर आंसर के बाद लाइन छोड़ो और कीवर्ड अंडरलाइन करो, है ना? पेपर में। बिल्कुल ठीक है, चलो ओके। सही और है, आई गेस ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अरे बड़ा अच्छा लगा, तो Thank कब you, मिल रहे हैं sir. फिर हम? मिलेंगे सर, जरूर जल्दी मिलेंगे। ठीक है, हम कभी सेंट्रल इंडिया के आसपास कोई मीटअप आप रखेंगे ना, तो जेई के surely अंदर inform कोई you. जेई के अंदर अच्छी सी और रैंक लेके आना ऑल इंडिया, तब तो और मिलने में मजा आएगा। यस सर, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।